नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी कृतिका का पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जो कि हिंदी साहित्य की अग्रिम पंक्ति की महिला साहित्यकार मधु काकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन किया है, मानो हम स्वयं हिमालय के उस पल पल बदलते सौंदर्य को अपनी ओर से देख रहे हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका हिमालय के चलायमान सौंदर्य में इतनी विभोर हो जाती है कि वह अपने अस्तित्व को भूलकर प्रकृति के अलौकिक दृश्यों में लीन हो जाती है। निरंतर बहते झरने, अविरल बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, आकाश में मंडराते बादल और मंद मंद वायु में हिलोरे लेते फूल, प्रकृति के इस गतिमान सौंदर्य ने लेखिका को आनंद विभोर कर दिया था। वहीं पत्थर तोड़ती हुई महिलाओं के कठोर जीवन से लेखिका भावुक हो उठी थी। आगे पढ़ते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर एक हेयर पिन बेल्ट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला यानी बढ़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकतर बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे पहाड़ों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया हुआ है कि जरा सा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सब सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियों हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, अपना कीमती जीवन बचाएं। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, वी केयर मेन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्टर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू यानी सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। युमथांग पहुंचने पर हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। हाथ मुंह धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बौद्धित्व जैसे भीतर उड़ने लगा था। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय और ताल और गति में हैं। हमारी
पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती है कि हिमालय के मनोरम दृश्यों से वह भावुक हो जाती है। हिमालय का चलायमान सौंदर्य उसे आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। वह अपने अस्तित्व को भूलकर परम तत्व से एकाकार होने का अनुभव कर रही है। हिमालय उसके हृदय में जहाँ कविता जगा रहा था, वहीं उसे दार्शनिक चिंतन को भी प्रेरित कर रहा था। अंधेरा होने से पहले किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर भी थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारा जहर, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन भी लकड़ी के बने खिलौने के उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर! कहाँ से आता था इतना आनंद? लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीनों में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानी से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कम होती जा रही है, पर मैं यदि कटाव चली जाऊं तो वहां मुझे शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अब तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर से उत्सुकता पूर्वक हमें देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे फिर एक चेतावनी लिखी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। इस प्रकार वहाँ रास्ता इतना खतरनाक था कि जगह जगह चेतावनियाँ लिखी हुई थी। करीब आधे रास्ते के बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन
पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया है, कहीं पाउडर बची रह गई है तो कहीं वह धूप में बह गई है। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखे। साबुन की झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़ में जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम राछो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊ छे, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन की थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था। अब हम सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे को रंगत में कैद कर लेना चाहते थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव युमथांग और जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। खैर, धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशक्कर मुझे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्ति सुखिन का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों में सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने इव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर नहीं, जल स्तंभ है। पूरे एशिया को देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखों कंटों की तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। तभी एक उदासी की जीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह वह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी देखा कि इक्का दुक्का फौजी छावनियों का ध्यान आया। यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी खड़खड़ाती ठंड। उस समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, माइनस में था। आप लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगरों में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरते भर हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में कितनों ने अपने जीवन मियाद यानी समय से पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग से वापस लौटकर
फिर युमतांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में नया आकर्षण जुड़ गया था। ढेर प्रियता और रुंडा ड्रेडरो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम हो गया था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा था और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स देती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया था, लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और आत्मविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम तरह तरह की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यह गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहीं चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर अंगुली दिखाई। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती, वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकलकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु काकरिया द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा वृत्तांत है। यह एक नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी। पाठ की शुरुआत में लेखिका ने इसका उल्लेख किया है। इस प्रार्थना का अर्थ है, मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इस प्रार्थना में उस परम सत्य की ओर संकेत किया गया है जिसको अपनाकर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सत्कर्मों तक सीमित करके उच्च जीवन आदर्श को पा लेता है। इस पाठ में प्रकृति की विराटता और अनंतता को दिखाया है। वहीं पहाड़ी बच्चों और पहाड़ी औरतों का कठिनाइयों भरा जीवन एवं सीमा पर तैनात फौजियों के कठिनाई भरे जीवन का भी लेखिका ने वर्णन करते हुए बहुत ही भावुक हो गई है। धन्यवाद।